Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 3, that is K-map by using 3 variables. This topic belongs to the subject Digital Techniques, whose subject code is 22320, and unit number 3 is Combinational Logic Circuits. Already we have discussed about the K-map rules in the previous topic. Now the course outcome related to this topic is build simple combinational circuit. We already know the meaning of combinational circuit means the circuits whose output does not depends on the previous values of the input and previous values of the output. It is totally depends on the present or current values of the input. Now there is a COPO mapping. So as with this topic CO3 is concerned, so CO3 is mapped with all the 10 POs. Out of that, PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10 are satisfied. Now we will move towards the learning outcomes. Means after completion of this topic, you will be able to understand the rules to reduce logical equation by applying K-map. ना के मैप का यूज़ करके हम पूरे लॉजिकल इक्वेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं और बाय रिड्यूसिंग दैट इक्वेशन वी कैन डिज़ाइन द लॉजिकल सर्किट्स बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स. के मैप को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिमेंबर करनी है. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेयर इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ 2 ones और 2 zeros. Quad is a group of 4 ones or 4 zeros. Octet is a group of 8 1 or 8 zeros, and all these ones should be adjacent to each other. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर हमने पेयर फॉर्म किया है यानी 2 1 का या 2 ज़ीरोज़ का ग्रुप फॉर्म किया है तो हमारे टोटल इक्वेशन में से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, एक वेरिएबल कम हो जाएगा. अगर हमने क्वाड कंस्ट्रक्ट किया है या क्वाड फॉर्म किया है यानी ग्रुप 4 का ग्रुप बनाया है तो हमारे ऑटोमेटिकली 2 वेरिएबल रिड्यूस हो जाएंगे. और अगर हमने ऑक्टेट बनाया है तो ऑटोमेटिकली हमारे 3 वेरिएबल रिड्यूस हो सकते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो बुलियन इक्वेशन है वो बहुत ही छोटा आएगा, जिसकी वजह से हमको सर्किट कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान हो जाता है. सो स्टूडेंट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि के मैप यूजिंग 3 वेरिएबल. सपोज आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू समेशन ऑफ मीन टर्म्स 0 1 4 5 7. दीज आर नथिंग बट द सेल नंबर्स. और इसको सॉल्व करो बाय यूजिंग सॉल्व दिस बाय यूजिंग के मैप. इस टाइप से अगर प्रॉब्लम दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या चेक करने की ज़रूरत है. सबसे पहले कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है. तो 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ सेल्स लगेंगे 2 to the power 3 यानी 8 नंबर ऑफ सेल्स. इसके अलावा आप दूसरे भी टेक्निक से इसको जज कर सकते हैं कि हमको 8 सेल वाला के मैप ड्रॉ करना है या 16 वाला. इसमें देखिए 0 से लेके 7 तक, तो 7 इज़ द लास्ट लिमिट. 7 8 के अंदर में आता है, इसका मतलब 8 सेल से भी मैं 7 तक के सेल नंबर को एंट्री कर सकती हूँ. इसका मतलब मुझे जो के मैप यूज़ करना है वो 8 सेल्स वाला के मैप यूज़ करना है. अब इस प्रॉब्लम को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है और जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था के मैप के रूल्स, उसको यहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है वो हमें अभी चेक करना है. सो यहाँ पे 3 वेरिएबल है ए बी सी, इसलिए पहला वेरिएबल ए यहाँ पे और बी सी यहाँ पे. ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 1, और 0 का मतलब होता है ए बार, 1 का मतलब होता है ए. और ये देखिए समेशन ऑफ मीन टर्म में हमेशा 0 का मतलब बार और 1 का मतलब सिंपल टर्म. यहाँ पे बी सी वैल्यू है तो बी सी को कैसे एंटर करने के लिए बोला था मैंने 0 0 0 1 1 0 1 1. हमेशा यही टेक्निक ध्यान में रखना है 0 0 0 1 1 0 1 1. और सेल नंबर्स क्या होते हैं इसके 0 1 2 3 4 5 6 7.
ये हो गया हमारा के मैप। सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने के मैप को ड्रॉ कर लिया। अब ये प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि ये जो मीन टर्म्स दी हुई है, ये जो नंबर्स दिए हैं, दीज आर नथिंग बट द सेल नंबर्स। अब ये 0 नंबर का सेल है, यानी ये 0 नंबर का सेल है, तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ सेल्स दिए हैं उनमें अगर प्रॉब्लम मीन टर्म का है तो वो सेल्स में हमें 1 1 एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर 1 नंबर के सेल में भी मुझे 1 लिखना है, 4 नंबर के सेल में भी मुझे 1 करना है, 5 नंबर के सेल में भी मुझे 1 करना है, उसके बाद 7 नंबर के ये प्रॉब्लम में 6 भी है तो हम 6 भी लेंगे। 6 नंबर के सेल में भी मुझे 1 एंट्री करना है और 7 नंबर के सेल्स में मुझे 1 एंट्री करना है। अब ये मैंने 1 एंट्री कर दी, यानी प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन ऑफ ABC इक्वल्स टू समेशन ऑफ मीन टर्म 0 1 4 5 6 7। तो दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स। तो हमने 0 1 4 5 6 7 में 1 1 1 1 एंट्री कर दी। अब आपको जो ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग के लिए जो रूल बताया था, अगर एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ गया तो सभी 3 वेरिएबल वाले प्रॉब्लम आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। हम यहाँ पे 2 प्रॉब्लम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले फॉर्म करने की कोशिश करेंगे सबसे बड़ा ग्रुप। बड़ा ग्रुप कितने का होता है, 8 का, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 8 का ग्रुप बन ही नहीं सकता। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 4 का ग्रुप बनता है क्या। तो 4 का ग्रुप बनने के लिए हमारे पास ऑप्शन देखिए, 4 का ग्रुप बन सकता है। अगर सभी 1 एक ही रो में है तो उसका एक ग्रुप बन सकता है, इसका मतलब ये एक ग्रुप मेरा बन सकता है, ये मेरा एक ग्रुप बन गया। अब ये जो 2 1 हैं इनका भी मुझे ग्रुप बनाना है, इनको अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर 1 का ग्रुप बनना ज़रूरी है। और ग्रुप तो बनना ज़रूरी है लेकिन वो बड़े से बड़े ग्रुप में होना ज़रूरी है। अब ये 2 1 का एक पेयर बन सकता है क्योंकि ये दोनों 1 एक दूसरे के एडजेसेंट में है। लेकिन हमारी कोशिश ये नहीं रहनी चाहिए कि हमेशा ये जो 1 है ये बड़े से बड़े ग्रुप में होना चाहिए। अब ये 2 1 8 के ग्रुप में तो आ नहीं सकते, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 1 हमारा 8 है ही नहीं। तो क्या ये 2 1 4 के ग्रुप में हो सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 एक दूसरे के एडजेसेंट में है, तो हम इनको 4 के ग्रुप में डाल देंगे। तो ये जो पहला ग्रुप बना है दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप 1, और ये जो दूसरा 1 बना है इसको कहा जाता है ग्रुप 2। अब हमको इस ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन लिखते वक्त आपको बहुत सावधानी लिखनी है कि ग्रुप 1 का इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो ग्रुप 1 में कितने 1 हैं, 1 2 3 4, ये चारों 1 एक ही रो में है, यानी रो इज कॉमन फॉर ऑल दिस 1। अब आप देखिए ये चारों 1 एक ही रो में है। अब इसके पहले हम एक काम करेंगे कि ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं 0 0 0 1 1 1 1 0, इनके लिए सबसे पहले वेरिएबल्स असाइन करेंगे। तो ये BC की वैल्यू है तो ये B बार C बार, ये B बार C, ये दोनों BC और ये BC बार। बार का मतलब होता है 0 और 1 का मतलब होता है सिंपल C। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो 1 1 1 1 है ये एक ही रो में है, तो जब रो में है तो एक रो इज़ कॉमन फॉर ऑल द 1, इसलिए जब भी हम ग्रुप का इक्वेशन लिखते हैं तो ग्रुप का इक्वेशन लिखते वक्त रो इनटू कॉलम, इस पैटर्न में ही हमको हमेशा इक्वेशन लिखना है। तो रो इनटू कॉलम, ये अभी के लिए दे रही हूँ मैं यहाँ पे, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें रो कौन सा है, ग्रुप 1 में जितने भी 1 हैं उनके लिए रो कौन सा है, ये वाला रो, और रो की वैल्यू क्या है A। तो दिस इज कॉमन, जो कॉमन टर्म है वही हमको लिखनी है। अब देखिए ये चारों 1 के लिए, ये ग्रुप 1 का पार्ट है 1 2 3 4, ये चारों 1 के लिए कॉलम देखिए आप, इस 1 का कॉलम कौन सा है B बार C बार, इस 1 का कॉलम क्या है B बार C, इस 1 का क्या है BC, और इस 1 का क्या है BC बार। लेकिन इनमें से चारों में से कोई एक भी टर्म कॉमन नहीं निकलती। B बार यहाँ पे है, B बार यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे B भी है, इसका मतलब ये चारों में से B बार कॉमन नहीं है। यहाँ पे C बार है, यहाँ पे C बार है, लेकिन यहाँ पे C बार नहीं है। यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, लेकिन इधर C बार C नहीं है ना। यानी ऐसे कोई भी कॉलम में एक टर्म कॉमन नहीं है, इसीलिए कॉलम में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकलेंगी। तो ग्रुप 1 का इक्वेशन क्या बनेगा, सिंपल A। अब हमको ग्रुप 2 का इक्वेशन लिखना है। ग्रुप 2
में कौन कौन से 1 है, 1 2 3 4। अब ये चारों 1 को मिला के कितने रोज लग रहे हैं आप देखो, 1 2 3 4 को मिला के 2 रो लग रहे, चारों 1 2 रो में आ रहे, ये 2 1 इस रो में आ रहे, ये 2 1 इस रो में, और लेकिन ये दोनों भी, ये चारों भी 1 ग्रुप 2 का पार्ट है। हमको पूरे ग्रुप 2 को कंसिडर करना है और ये चारों 1 को चेक करना है। तो चारों 1 को मिला के 2 ही रो लग रहे हैं और 2 रो में एक की वैल्यू ए बार, एक की वैल्यू ए। दोनों रो में से कोई कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं, ए बार यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे, तो दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा। इसका मतलब रो में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो रो में कुछ भी नहीं आएगा। अब आप चारों 1 के लिए कॉलम चेक कीजिए, 1 2 3 4, ये चारों 1 मिला के कितने कॉलम्स लग रहे? सिर्फ 2 ही कॉलम्स लग रहे। अब 2 कॉलम में आप चेक कीजिए कि कौन कॉमन है। यहाँ पे भी बी बार है, यहाँ पे भी बी बार है, तो बी बार कॉमन है, इसलिए दिस इज बी बार। अब यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे सी है, तो कॉमन नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये चारों 1 को मिला के सिर्फ बी बार कॉलम में से निकला है कॉमन। और ये ग्रुप 1 के इक्वेशन में जब सभी 1 एक ही रो में लिखे जाते हैं तो वो रो यानी ही उसका इक्वेशन होता है। इसके बाद वाले इक्वेशन से और आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम समेशन का है, इसका मतलब फाइनल आंसर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। क्यों प्लस किया हमने? क्योंकि प्रॉब्लम समेशन का। अब ग्रुप 1 का इक्वेशन क्या है? a, और ग्रुप 2 का इक्वेशन क्या है? b बार। अब इससे हमको एक सर्किट डिज़ाइन करना है और उस सर्किट में हमको कितने वेरिएबल लगने वाले हैं? एक a और दूसरा b। तो इसलिए यहाँ पे हम लेंगे दिस a और ये b। अब ये a की एक लाइन और ये b की एक लाइन। अब ये दोनों में क्या करना है हम लोगों को? b सिंपल नहीं है, b को हमको क्या लगाना है? नॉट गेट। तो ये b को हम पास करेंगे नॉट गेट से, सो दैट इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारा? b बार। हमेशा कोई भी वेरिएबल को जब नॉट गेट से हम पास करते हैं तो उसका आंसर b बार। अब a प्लस b बार है तो a यहाँ से लेंगे और b बार यहाँ से लेंगे, और इन दोनों का एडिशन है। एडिशन करने के लिए कौन सा गेट यूज़ होता है? और गेट। तो यहाँ पे हमने और गेट लगाया, तो और गेट से हमको आंसर क्या मिलेगा? a प्लस b बार। ये हो गया हमारा सर्किट डिज़ाइनिंग बाय यूजिंग दिस के मैप। ये इतना ही प्रॉब्लम 4 मार्क का है, लेकिन इसके लिए टेक्निक क्या है? सबसे पहले के मैप ड्रॉ करते आना चाहिए, उसके बाद में 1 की एंट्री करते आनी चाहिए, उसके बाद में कॉमन टर्म्स निकालते आनी चाहिए, फाइनल इक्वेशन। अब आप देखो, ये हमने 4 का ग्रुप बनाया, 4 का ग्रुप यानी 2 टू द पावर 2 यानी 4 होता है, तो 2 वेरिएबल हमारे कम हो गए, है ना? 2 वेरिएबल कम हो गए, इसका मतलब ये जो ग्रुप 2 है इसका इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में आया हुआ है। G1 देखो, ग्रुप 1 में भी हमने 4 का ग्रुप बनाया था, 4 यानी 2 टू द पावर 2, हमेशा 2 वेरिएबल कम हो जाएंगे। तो ए बी सी में से 2 वेरिएबल निकल गए, सिर्फ एक वेरिएबल में हमारा इक्वेशन आया। इसीलिए जितना बड़ा ग्रुप उतने वेरिएबल हमारे एलिमिनेट होते जाते हैं और हमारा इक्वेशन उतना ही सिंपल होते जाता है। तो सर्किट डिज़ाइनिंग भी बहुत सिंपल होता है। अब हम दूसरा इक्वेशन देखेंगे। अब ये दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ ABC, इसका मतलब 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है। इसका मतलब मुझे 8 सेल्स लगने वाले हैं और 8 सेल्स की एंट्री किस टाइप से होती है? ABC 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। सेल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हमेशा कॉर्नर्स में ही लिखना है। इसके बाद में 0 का मतलब a बार, क्योंकि ये a की वैल्यूज़ है और ये bc की वैल्यूज़ है। a का मतलब 1 का मतलब a, bc दोनों भी 0 0 है, इसका मतलब b बार c बार। यहाँ पे b बार c, यहाँ पे bc b c बार। ठीक है। अब ये जो दिए हैं ये सेल नंबर्स दिए हैं, तो 0 में समेशन ऑफ मीन टर्म है। मीन टर्म का मतलब 1 एंट्री करना है, 0 नंबर के सेल में 1 एंट्री करना है, 1 नंबर के सेल में, 4 नंबर के सेल में, 6 नंबर और 7 नंबर। अब हमें ये कोशिश करनी है कि इनके ग्रुपिंग करना है। ग्रुप कितने का हो सकता है? या तो 8 का हो सकता है, या तो 4 का, या तो 2 का, या तो 1 का। तो सबसे पहले 8 पे जाएंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5, ओनली 5 1s आर देयर, तो 8 का ग्रुप तो पॉसिबल नहीं है।
4 का ग्रुप पॉसिबल है क्या? 1 2 3, यहाँ पे 1 रहता था तो 4 का ग्रुप हो सकता था, या यहाँ पे 1 रहता था तो ये कंप्लीट एक रो वाला ग्रुप हो सकता था। इसका मतलब ये 2 1 और ये 2 1 का ग्रुप ऐसा डायगोनल बन नहीं सकता। इसका मतलब चारों 1 एडजेसेंट में होने चाहिए तभी। इसका मतलब हमारा 4 का भी ग्रुप पॉसिबल नहीं है। अब बचा है 2 का ग्रुप, तो 2 का ग्रुप हम बना सकते हैं। ये 6 और 7 वाला एक ग्रुप बन सकता है 2 का। ये 0 और 4 का एक ग्रुप बन सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडजस्ट में। अब ये एक 1 बचा हुआ है, लेकिन इसको भी हमको ग्रुप में डालना है और इसको भी हमको बड़े से बड़े ग्रुप में डालना है। बड़ा ग्रुप कौन सा होता है? 8 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। 8 का तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 8 1 ही नहीं है। 4 का भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 एडजेसेंट में नहीं है। फिर बचा है 2, तो इस 1 को भी मुझे ग्रुप में ही डालना है, या और 2। तो ये 1 और ये 1 का ग्रुप हो नहीं सकता क्योंकि ये डायगोनल है। तो बच्चा है ये 1। भला ही ये 1 ग्रुप में गया है, स्टिल इट कैन फॉर्म अ ग्रुप विद दिस 1। तो ये हो जाएगा मेरा नया ग्रुप। तो अब मेरे कितने ग्रुप बने हैं? टोटल 3 ग्रुप। तो पहला ग्रुप ग्रुप 1, दूसरा G2 और तीसरा G3। अब ये तीनों ग्रुप के मुझे इक्वेशंस लिखने हैं और इक्वेशन लिखने का तरीका बताया मैंने, रो इनटू कॉलम। अब ग्रुप 1 में देखिए, ग्रुप 1 में कितने 1 है? ये एक 1 है और ये एक 1 है, ठीक है। इन दोनों 1 के लिए कितने रोज लग रहे हैं? एक ये रो लग रहा है, एक ये रो। तो रो में से तो कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब रो पे कुछ नहीं लिखेंगे। कॉलम देखिए, इस 1 के लिए भी यही कॉलम है, बी बार सी बार। इस 1 के लिए भी यही कॉलम है, बी बार सी बार। इसका मतलब बी बार सी बार दोनों कॉमन है फॉर दिस ग्रुप, दोनों एक ही कॉलम में है। इसका मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन बनेगा इसका बी बार सी बार, क्योंकि कॉमन है ना, एक ही कॉमन कॉलम है इसलिए। अब ग्रुप 2 को देखिए आप, ग्रुप 2 में ग्रुप 2 कौन सा है? ये 1 और ये 1 मिला के ग्रुप 2 है। अब ये दोनों 1 के लिए एक ही रो है, तो रो इज कॉमन, इसलिए रो आया ए बार। अब ये दोनों 1 को मिला के कितने कॉलम लग रहे? इस 1 के लिए ये कॉलम, इस 1 के लिए ये कॉलम। अब इन कॉलम में से कौन कॉमन है? यहाँ पे बी बार कॉमन है, इसलिए जो कॉमन टर्म आती है वही हमको लिखनी है। तो रो में से कुछ कॉमन और कॉलम में से कॉमन, वही हमको इक्वेशन लिखना होता है। रो में से अगर कोई कॉमन नहीं निकलता तो कॉमन नहीं लिखना है, कॉलम में से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो कुछ कॉमन नहीं निकलना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये रो भी कॉमन है क्योंकि 1 1 एक ही रो में है, इसलिए ए बार लागू हो रहा है इसके लिए। और इस 1 के लिए ये कॉलम है, इस 1 के लिए ये कॉलम है, और इन दोनों कॉलम में से सिर्फ बी बार कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पे बी बार लिखा हुआ। ग्रुप 3 का इक्वेशन कैसे लिखेंगे अभी हम? ग्रुप 3 का इक्वेशन देखिए, ये 1 और ये 1 दोनों एक ही रो में है, इसका मतलब रो इज कॉमन, ये ए आ गया। अब ये 1 और ये 1 इनके लिए कॉलम्स देखिए, ये कॉलम है, इस 1 के लिए बी सी और इस 1 के लिए बी सी बार, तो इनमें से कॉमन कौन है? बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी। तो ये हो गया हमारे तीनों इक्वेशंस। और फाइनल इक्वेशन क्या लिखना है? फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कैन बी रिटर्न एज G1 प्लस G2 प्लस G3, तीनों के समेशन। तो ये G1 का इक्वेशन है हमारा बी बार सी बार प्लस G2 का इक्वेशन है ए बार बी बार प्लस G3 का इक्वेशन है ए बी। और इसको अगर मुझे सर्किट ड्रॉ करके दिखाना है तो टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? ए बी और सी। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। लेकिन ए के सर पे भी बार है, इसका मतलब ए को नॉट गेट से पास करेंगे तो ये हो जाएगा लाइन ए बार वाला। बी के भी सर पे बार है, इसका मतलब बी को नॉट गेट से पास करेंगे तो ये लाइन हो जाएगा बी बार वाला। और सी के सर पे भी बार है, तो सी को भी नॉट गेट से पास करेंगे तो ये बार हो जाएगा सी बार। अब हमको क्या क्या चाहिए? बी बार इंटू सी बार। तो बी बार कहाँ से मिल रहा है? ये वाली लाइन। और सी बार कहाँ से मिल रहा है? ये वाली लाइन। और इंटू है, इसका मतलब यहाँ पे लगेगा एंड गेट। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो बी बार सी बार। दूसरा टर्म चाहिए मुझे, ए बार इंटू बी बार। तो ए बार यहाँ से लिया, इंटू दिस बी बार यहाँ से लिया, फिर से एंड गेट, तो ये ए बार इंटू बी बार। फिर तीसरा है ए बी, ए यानी ये सिंपल वाला और बी यानी ये भी सिंपल वाला, ए इंटू बी करने के लिए फिर से एंड गेट, सो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी। अब ये तीनों ग्रुप का क्या है? सम। और सम करने के लिए कौन सा गेट होता है?
और गेट, तो यहाँ पे मैंने और गेट लगाया और ये तीनों इनपुट्स मैंने और गेट में दे दिए ताकि ये तीनों का सम मुझे आउटपुट में मिलेगा और वो रहेगा मेरा बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी। इस टाइप से मेरा सर्किट डिज़ाइन भी हो गया। मैंने के मैप से रिड्यूस भी कर दिया इक्वेशन को, है ना। और आप देखिए पेयर जब बनता है यानी दो का ग्रुप बनता है, दो का ग्रुप का मतलब क्या होता है 2 to the power 1 यानी 2, तो 1 वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे सभी पेयर बने हुए हैं यानी दो दो का ही ग्रुप है, इसका मतलब एक वेरिएबल निकल जाएगा। ए बी सी में से कोई भी एक वेरिएबल निकल गया तो दो वेरिएबल में ही हमारा इक्वेशन आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो के मैप है बाय यूजिंग 3 वेरिएबल्स इट्स विथ सिंपल टू डिज़ाइन द सर्किट। तो कंप्लीट करने के बाद हम समराइज़ करेंगे इस टॉपिक को कि के मैप एक अच्छी मेथड है जो कि बुलियन इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे अलजेब्रिक मेथड के जिनको ओवरकम किया गया है के मैप में। 3 वेरिएबल वाला के मैप किस टाइप से यूज़ किया जाता है, किस टाइप से वो प्लॉट किया जाता है, उसके बाद में कैसे वंस एंड ज़ीरोज़ को वहाँ पे एंटर किया जाता है और कैसे ग्रुप फॉर्म करने के बाद में हम उसको कॉमन निकाल के कैसे उस इक्वेशंस को रिड्यूस करके सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हमने देखा है। उसके बाद अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 वेरिएबल, ये भी हमने देखा है। So thank you so much friends for watching this video carefully, and in the next lecture we will continue the topic with K-map by using 4 variables. Thank you.